हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास गाइस। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में आपको 10-15 मिनट के अंदर सारे फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ कराने वाला हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं भाई इस चैप्टर में से ग्राफ जो है आपके वो आ जाएंगे। ठीक है। ज्यादा जरूरी बात मैं आपको ये बताने वाला हूं कि इससे पहले भी मैंने एक वीडियो करी हुई थी जिसके अंदर ग्राफ हमने कवर करे हुए थे। ये 47 मिनट की वीडियो और उस वीडियो के अंदर कुछ ऐसे ग्राफ भी हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और मैं चाहता हूं एग्जाम टाइम पे अगर आप ये जो ग्राफ मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं इनको भी कर लोगे तो आपका उद्धार होना तय है। 100% ग्राफ इस वीडियो में से आपके में फंसेगा। ठीक है। तो पहला जो ग्राफ हमें मिलेगा वो चैप्टर नंबर फर्स्ट से हम देखेंगे। देखो चैप्टर फर्स्ट में क्या है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है दैट इज के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो जब भी जो आपको कभी भी कोई ग्राफ बनाना है, अगर इनवर्स रिलेशन 1/r तो ग्राफ बनेगा ऐसा, और अगर 1/r स्क्वायर है तो यही ग्राफ और गहरा डीप हो जाएगा। 1/r क्यूब है तो यही ग्राफ और डीप हो जाएगा। ठीक है, बस ये बात आप याद रखेंगे। तो पॉइंट चार्ज में 1/r स्क्वायर होता है फॉर्मूले के अंदर, के क्यू बाय आर स्क्वायर, तो ये पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। डायपोल में के 2p/r³ है तो 1/r³ है तो यही ग्राफ और डीप हो जाएगा बस। ठीक है। अगर हमें पॉइंट चार्ज और डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कंपेयर करनी है, देखो पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r² को फॉलो करेगी। तो येलो से देखो देख रहे हो, ये हो गया पॉइंट चार्ज के कारण। अब ये जो डीप लाइन देख रहे हो 1/r³ को रिप्रेजेंट कर रही है। क्लियर है? चलिए, तो ये कंपेरिजन वाला हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस के लिए। अब देखो, अब हमें समझना है इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस फॉर लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी का जो फॉर्मूला आता है E इज इक्वल टू के लैम्डा बाय आर। तो यहाँ पे 1/r को फॉलो हो रहा है तो ये ग्राफ थोड़ा सा ऊपर की साइड आपको देखने को मिल रहा है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है। इसके बाद आप देखो सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर के लिए आपको ग्राफ बनाना है। तो अब आप ही देखते हो कि सॉलिड कंडक्टर के अंदर, स्फीयर के अंदर अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होती है? बस सरफेस पे। तो अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो है। अचानक सरफेस यानी कि जब रेडियस डिस्टेंस रेडियस के बराबर हुई तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम, और उसके बाद ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड घटती रहती है। तो ये ग्राफ हो गया। अब नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जब तक सरफेस पर नहीं आ जाते इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बढ़ती है, और उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पर मैक्सिमम होने के बाद ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है। तो ये कंडक्टिंग स्फीयर के लिए ई वर्सेस आर ग्राफ है, ये नॉन कंडक्टिंग के लिए। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे। चैप्टर फर्स्ट में ही आपको अगर ये ग्राफ इंपॉर्टेंट ग्राफ, ये हमने कल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में भी डिस्कस करा था कि फोर्स वर्सेस 1/r² के लिए ग्राफ बनाना होगा अगर आपको, तो दो पेयर ऑफ चार्जेस के लिए ग्राफ बनाने को आ जाए तो जो पॉजिटिव पेयर होगा इन दोनों का मल्टीप्लाई उसको ऊपर रख लेना, जो नेगेटिव जिनका दोनों का मल्टीप्लाई है उसको आप रख लेना नीचे। ठीक है, ठीक समझना। और इन दोनों का प्रोडक्ट, जिसका प्रोडक्ट जितना ज्यादा होगा उसका स्लोप उतना ही ज्यादा आपको दिखाना है। ठीक है, तो आप यहां पर ये चीज समझ लें। आगे हम बढ़ेंगे। अब देखो नेक्स्ट क्या है, चैप्टर सेकंड में आ गए। चैप्टर सेकंड में पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ बनेंगे। तो के क्यू बाय आर पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल है तो 1/r को फॉलो कर रहा है तो इस तरह से ग्राफ बनेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड और पॉइंट पोटेंशियल को हम कंपेयर करें पॉइंट चार्ज की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r² को फॉलो करती है और पोटेंशियल 1/r को फॉलो करता है। तो देखो 1/r² में डीप कर्व हो गया और उसमें थोड़ा ऊपर है कर्व। क्लियर? अब हम बात करें पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस फॉर कंडक्टिंग स्फीयर। तो भाई अगर हम देखें कि बिल्कुल पूरे कंडक्टर के अंदर और सरफेस पर जो पोटेंशियल है वो मैक्सिमम होता है। तो पोटेंशियल मैक्सिमम है जब तक आप कहां तक नहीं पहुंच गए? सरफेस तक। उसके बाद पोटेंशियल जो है ये डिक्रीज होने लगता है और ये 1/r को फॉलो करता है, यानी डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे। अब देखो चैप्टर थर्ड में जो ग्राफ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कैसे कि भाई वी आई ग्राफ का जो स्लोप होता है ये रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। वी आई ग्राफ का स्लोप किसको रिप्रेजेंट करता है? रेजिस्टेंस को। अब वी आई ग्राफ में स्लोप ज्यादा तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा। जैसे इस ग्राफ में R1 बढ़ा के R2 तो रेजिस्टेंस R2 बढ़ी है। R2 बढ़ी है तो टेम्परेचर भी इसका ही ज्यादा होगा, याद रखेंगे। ठीक है। अच्छा, अगर IV ग्राफ होगा, कौन सा ग्राफ होगा? अगर IV ग्राफ ये होता, IV ग्राफ यहां आई और यहां भी होता, तो जिसका स्लोप ज्यादा उसकी रेजिस्टेंस कम है। बस ये बात आप याद रखेंगे। देखो ये चीज मैंने यहां पर लिख दी है। अच्छा, इसके बाद क्या है कि जैसे आपको ग्राफ मिल जाए कुछ इस प्रकार का, यहां पे ऐसा ग्राफ मिल जाए, समझना, ऐसा ग्राफ मिल जाए और इस ग्राफ में आपसे कह दे कि ये बताओ कि रेजिस्टेंस कहां पे नेगेटिव, कहां पे पॉजिटिव है और कहां पे जीरो है। तो जहां पे स्लोप पॉजिटिव यानी थीटा की वैल्यू 90 से छोटी है वहां पे रेजिस्टेंस भी पॉजिटिव है। जहां पे स्लोप नेगेटिव 90 से बड़ी वैल्यू थीटा की वहां पे रेजिस्टेंस नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए। तो ये अलग अलग पॉइंट पे आपने देखा तो स्लोप कैसे बता दें? उस पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करो, ग्राफ देखो सी पॉइंट पे एंगल 90 से बड़ा बन रहा है तो सी पॉइंट पे रेजिस्टेंस नेगेटिव बताई जाएगी। यहाँ पे देखो ए पॉइंट पे आपने देखा स्लोप 90 डिग्री से छोटा है, इसका मतलब है यहाँ पे रेजिस्टेंस कैसी है? पॉजिटिव है। यहाँ पे रेजिस्टेंस जीरो है क्योंकि स्लोप भी जीरो है। बस ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पर देखो कंडक्टर के लिए रेजिस्टिविटी वर्सेस टाइम ग्राफ ऐसा होता है। ठीक, अलॉय की रेजिस्टिविटी ऑलरेडी बहुत आई है इसलिए ये, और टेम्परेचर बढ़ाने से ये हल्की हल्की से चेंज होती है, तो ऑलरेडी बहुत आई, टेम्परेचर बढ़ने से धीरे धीरे बढ़ रही है। रेजिस्टिविटी जो है इलेक्ट्रोलाइट की और सेमीकंडक्टर की टेम्परेचर बढ़ाने से घटती है। तो आपने इस तरह का जो इनवर्स के लिए ये कर्व बनाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अब इसके बाद क्या है? ईएमएफ सेल का
एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, तो ये ग्राफ आपका हो गया। ईएमएफ डिपेंड नहीं कर रहा है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पे, ठीक है। अब इसके बाद देखो ये V वर्सेस R है कि जैसे जैसे आप एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं वैसे वैसे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ के बराबर हो जाता है। तो आप ये देखिए इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जैसे रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाती है तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ के बराबर हो जाता है। जब रेजिस्टेंस की वैल्यू मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू बराबर हो जाती है तो जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो E/2 के बराबर होता है। ये ग्राफ ये बता रहा है, ठीक है। VI ग्राफ का कौन सा VI ग्राफ जो है इसका जो स्लोप होगा ये क्या बताएगा, ये बताएगा हमें इस तरह से अगर स्लोप दिखा दिया जाए तो ये हमें बताएगा आपका जो है इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या बताएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक प्रेजेंट करता है, ठीक है। चलिए इसके बाद क्या है, देखो नेक्स्ट आपसे मूविंग चार्जेस में अगर ये ग्राफ आपसे पूछ लिया जाए तो वो ग्राफ कुछ इस प्रकार से है कि मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस में अगर पूछा जाएगा कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसके सेंटर पे कंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड 0 होती है, फिर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती है जब तक हम सरफेस पर आते हैं, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड घटती है और ये रिलेशन 1/r जो है यहाँ पर होता है। सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड 0 देन बढ़ी सरफेस तक और उसके बाद ही मैग्नेटिक फील्ड घटने लगी। अगर हमारे पास कोई भी करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल है तो उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से वेरी करती है, तो एक्सिस पे मैक्सिमम हो गई और आसपास में ये मिनिमम होगी, ठीक है। ये ग्राफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम डायरेक्ट चैप्टर नंबर 7 पे जो ग्राफ होते हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये V वर्सेस I ग्राफ है ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए, ये वेरिएशन होता है, साइन वेव से रिप्रेजेंट करते हैं। V वर्सेस I ग्राफ DC डायरेक्ट करंट के लिए ये वेरी नहीं करता। अच्छा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला क्या है, Xc = 1/ωc, ओमेगा को 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू C लिखते हैं। तो Xc यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस और फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ग्राफ आपको ऐसे ऐसा मिल रहा है कर्व, ठीक है। जबकि XL और फ्रीक्वेंसी इंडक्टिव रिएक्टेंस और फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो आपको स्ट्रेट लाइन मिलता है, काफी इंपॉर्टेंट है ये दोनों, ठीक है। अब एक और इंपॉर्टेंट ग्राफ आपको जैसे LCR सर्किट में देखो, इंपीडेंस LCR सर्किट में जब भी रेजोनेंस की कंडीशन बनती है तो रेजोनेंस की कंडीशन में इंपीडेंस यानी रुकावट जो है मिनिमम होती है कब, जब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी यानी कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी आपको प्रोवाइड कराई जाती है। देखो तो आपने देखा कि जब भी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी होगी तब भी इंपीडेंस कैसी है, मैक्सिमम यानी कि ज्यादा है, और अगर आप इससे फ्रीक्वेंसी से बढ़ाओगे तब भी इंपीडेंस बढ़ेगी। यानी कि जो आप देख रहे हो नेचुरल फ्रीक्वेंसी की ओर जैसे जैसे आप आएंगे इंपीडेंस घटेगी और जैसे दूर जाएंगे फिर इंपीडेंस बढ़ेगी। इसका उल्टा भी पॉसिबल है, करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ LCR सर्किट में, कि जैसे LCR सर्किट में नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे करंट मैक्सिमम होता है, तो जब आप नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे जाएंगे तो करंट की वैल्यू बढ़ के मैक्सिमम, और जब दूर जाएंगे तो करंट की वैल्यू मिनिमम होती चली जाएगी, ठीक है। ये आप आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखो क्या दिया है, वेरिएशन ऑफ चार्ज। जब कैपेसिटर चार्ज होता है तो टाइम के साथ साथ उसमें इस तरह से वेरिएशन आता है, यानी ग्रोथ ऑफ चार्ज। चार्ज की जो ग्रोथ है स्टार्टिंग में ज्यादा हो रही होती है, फिर धीरे धीरे जो चार्ज है वो धीरे धीरे, जो कैपेसिटर है वो धीरे धीरे चार्ज होता है क्योंकि रिपल्जन बढ़ जाता है, तो ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखो शार्पनेस ऑफ कर्व का जो ग्राफ है वो आपको बना के दिखाना पड़ता है, जिसके अंदर आप रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बताते हैं कि भाई मैक्सिमम करंट आपको मिल रहा है, और यहाँ पर दो फ्रीक्वेंसी हमने डिसाइड कर ली कि भाई ये सर्टेन फ्रीक्वेंसीज भी हमें सुनाई देती है, और जब तक करंट I0/√2 होता है बस इतना करंट हमें सुनाई देता है या उसको हम फील कर पाते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट जो है आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पैटर्न आपसे बनाने को पूछ लिया जाता है कि भाई आपको यहाँ पे एक्स में अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड रखी है, वाई में अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड रखी है, तो जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है वो पूछ ली जाती है, वो कहाँ होगी, दोनों को परपेंडिकुलर मतलब जेड में, ठीक है। आगे बढ़ेंगे चैप्टर 9 में क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन, और आपको जो है इंसिडेंट एंगल पर जो है क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ग्राफ तो क्या है कि भाई देखो जब भी एंगल ऑफ इंसिडेंस इमरजेंस एंगल के बराबर होगा तब जो डेविएशन होगी वो कैसी होगी, मिनिमम, अदरवाइज डेविएशन मैक्सिमम होगी, ठीक है। इसके बाद जो लाइट पास होती है, ठीक है। अब आप ये देखो ग्राफ, आपको वेव ऑप्टिक्स में दो ग्राफ सबसे इंपॉर्टेंट है। डिफ्रैक्शन में जो ग्राफ आपको बनाना है वो इस प्रकार से होंगे। ये जो तीन ग्राफ है सर, ये तीनों ग्राफ बनाने का नहीं, ग्राफ को एक ही पूछा जाएगा, उसे पूछा जाएगा कि भाई डिफ्रैक्शन पैटर्न में जो फ्रिंजेस की इंटेंसिटी होती है वो सेंट्रल फ्रिंज जो मैक्सिमम इंटेंसिटी वाली होती है और आसपास की फ्रिंजेस की इंटेंसिटी घट रही होती है, तो वही चीज हमने दिखाया कि मैक्सिमम इंटेंसिटी सेंट्रल फ्रिंज के आसपास की घट रही है, ठीक है। लेकिन आपसे इंटेंसिटी वर्सेस क्या पूछ रहा है, इंटेंसिटी वर्सेस एंगुलर पोजीशन पूछे तो ये बताना है, इंटेंसिटी वर्सेस पाथ डिफरेंस पूछे तो ये बताना है, इंटेंसिटी वर्सेस फेज डिफरेंस पूछे तो ये वाला ग्राफ आपको बनाना है, ठीक है। देखो 0 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा पे क्या बन रहा है, मिनिमा। 0 लैम्डा की जगह 2 पाई, 2 लैम्डा की जगह 4 पाई, 3 लैम्डा की जगह 6 पाई, इस तरह से दिखाना है इसको, और यहाँ पर एंगुलर पोजीशन को आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। और ये जो ए है या डी लिखा होता है ग्राफ में वो स्लिट की विड्थ बता रहा होता है, ठीक है। इसके बाद इंटेंसिटी, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में सभी फ्रिंजेस की इंटेंसिटी सेम होती है। पार्ट डिफरेंस पूछे तो 0 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा पे मैक्सिमम मिलता है, तो लैम्डा की जगह 2 पाई, 2 लैम्डा की जगह 4 पाई, उसके बाद 6 पाई, तो आपको यहाँ पर भी मैक्सिमम मिनिमम मिलेगा। ये कंडीशन होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ्स हैं, ठीक है। इसके बाद डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, इसमें डुअल नेचर में ये काफी इंपॉर्टेंट ग्राफ है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है फ्रीक्वेंसी के बढ़ने तो सीधा ग्राफ आपको देखने को मिलता है। लेकिन आप ये भी समझते हैं काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के साथ अगर आपको
रिप्रेजेंट करना है, तो जब तक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जितनी फ्रीक्वेंसी नहीं मिलती तब तक इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होता, कोई काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास नहीं होती। तो आपने देखा स्टार्टिंग में कोई काइनेटिक एनर्जी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आपको मिली, उसके बाद इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होना स्टार्ट हुआ, तो आप इस तरीके से इसको शो करते हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे। काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती, तो आपको सीधी लाइन आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंटेंसिटी बढ़ाने में बढ़ता है, तो आपको स्ट्रेट लाइन यहाँ पर ये इस तरह से देखने को मिल रही है। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्या है, देखो तीन अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए आपको यहाँ पर ग्राफ बनाना है। तो देखो फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज्यादा होता है। तो आप ये देख रहे हैं कि तीनों की फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी तीनों का अलग अलग है। लेकिन फ्रीक्वेंसी को करंट से कोई मतलब नहीं है, तो करंट तीनों का सेम है। यहाँ पर एनोड पोटेंशियल बताया जा रहा है पॉजिटिव, और नेगेटिव एनोड पोटेंशियल होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, अब देखो, अब इंटेंसिटी अगर अलग अलग है लेकिन फ्रीक्वेंसी सेम है, तो ग्राफ इस तरह से बनाया जाता है। ग्राफ में क्या पूछा जाएगा, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर सेम फ्रीक्वेंसी। देखो इंटेंसिटी तीनों की अलग अलग, तो करंट तीनों के अलग अलग, लेकिन फ्रीक्वेंसी तीनों की सेम, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी तीनों का सेम। ये इस ग्राफ में बताया जा रहा है। ठीक है, तो आप इसको बनाए, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसके बाद देखो काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है, तो ऐसा ग्राफ बनेगा, नीचे इंटरसेप्ट में -w बनाया जाएगा। अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ है तो भी ऐसा ग्राफ बनेगा, बस इंटरसेप्ट में -w/e बताना पड़ेगा आपको। ये दोनों ही ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसमें ये भी देख लो कि दोनों के स्लोप क्या क्या, इसका स्लोप बताता है आपका कहां गया भाई h, और इसका स्लोप बताता है h/e, क्योंकि इसके अपॉन में भी e आपको देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, ज्यादा चीजों पर ध्यान ना दें आप। ठीक, डी ब्रोगली और मैटर वेव, डी ब्रोगली या फिर मैटर वेव में भी ग्राफ पूछ लिया जाता है। तो देखो लैम्डा इज इक्वल टू होता है h/√2 MEV। ठीक है, तो आपको अगर ग्राफ बन जाए लैम्डा वर्सेस 1/√v, तो लैम्डा और √v का रिलेशन इस फॉर्मूले से क्या है, √v का, लैम्डा और √v का रिलेशन इनवर्स है, तो ऐसे कर बना दिया। लैम्डा और 1/√v का ग्राफ सीधा जाएगा। ठीक है, अब लैम्डा इज इक्वल टू h/mv होता है, मतलब मोमेंटम। ठीक, तो लैम्डा और मोमेंटम का ग्राफ इनवर्स दिखाया जाएगा। लैम्डा इज इक्वल टू h/√2m के, तो लैम्डा काइनेटिक एनर्जी, देखो क्या रिलेशन है, उल्टा है तो उल्टा दिखा दिया। बस ये आपको इस तरीके से यहाँ पर ध्यान देना है। बाइंडिंग एनर्जी कर्व मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें आपसे पूछ लिया जाता है कि बताओ कि भाई बाइंडिंग एनर्जी कर्व बनाने को भी दे सकते हैं, और ये भी कह सकते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी कर्व किस तरह से फ्यूजन फिजन को एक्सप्लेन करता है। तो याद रखिए बाइंडिंग, देखो जो भी लोअर मास नंबर वाले एलिमेंट है वो क्या करते हैं भाई, वो फ्यूजन करते हैं, क्योंकि वो कहां जाना चाह रहे हैं, इस आयरन को पहुंचना, आयरन तक पहुंचना चाह रहे हैं, स्टेबिलिटी अचीव करना चाह रहे हैं। और जो हैवियर मासेस है वो क्या, वो टूटते यानी फिजन करते हैं, और यहां पर क्या है भाई, स्टेबिलिटी को अचीव करना चाहते हैं, इसके आसपास पहुंचना चाहते हैं। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट ग्राफ है, आप इसको कर लें। इसके अलावा सेमीकंडक्टर के जो ग्राफ्स हैं वो आप कर लें, है ना। तो सेमीकंडक्टर फॉरवर्ड बाइस में ऐसा ग्राफ आपको मिलेगा, करंट वर्सेस वोल्टेज बढ़ाओगे करंट बढ़ेगा, बट एक सर्टेन नी वोल्टेज पहुंचने के बाद। ठीक है, जर्मेनियम में नी वोल्टेज या थ्रेशोल्ड वोल्टेज की वैल्यू कम होती है, सिलिकॉन में ज्यादा होती है, ये यहाँ पर रिप्रेजेंट यानी कंपैरिजन करी गई। रिवर्स बाइस में आपने देखा कि माइक्रो एम्पियर में करंट है, और फॉरवर्ड बाइस में मिली एम्पियर में करंट है। रिवर्स बाइस में करंट हमेशा स्टार्टिंग से ही आपको मिलेगा, वोल्टेज बढ़ा रहे हो करंट बढ़ रहा है, बट एक टाइम के बाद ये सैचुरेट हो गया। लेकिन अगर आप सर्टेन पॉइंट के बाद वोल्टेज बढ़ाते रहेंगे तो क्या होगा, अचानक से आपको करंट का ब्रेकडाउन हो जाएगा, इसको हम ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते हैं। तो ये सेमीकंडक्टर कुछ ग्राफ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, ये फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों एक ही ग्राफ में आपको बना दिए गए। ठीक, काफी पूछे जाते हैं। तो एनर्जी बैंड डायग्राम में आपको कुछ डायग्राम याद रखने हैं, जैसे कि सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, मेटल के लिए किस तरह से एनर्जी बैंड डायग्राम आपको बनाना है। देखो इंसुलेटर के लिए एनर्जी बैंड डायग्राम जब आप बनाए तो क्या करना है, बैलेंस बैंड में तो इलेक्ट्रॉन रखना है, लेकिन कंडक्शन बैंड को पूरी तरह से खाली रखना है, क्योंकि उसमें करंट फ्लो नहीं होता, एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है। मेटल के लिए जब आप डायग्राम बनाए तो कंडक्शन बैंड में भी इलेक्ट्रॉन और वैलेंस बैंड में भी, दोनों में इलेक्ट्रॉन आपको रखने हैं, और इसमें जो एनर्जी लेवल्स होते हैं ये ओवरलैप कर जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें हमेशा फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। ठीक, इसके बाद आपको जो नेक्स्ट डायग्राम मिल रहा है ये किसके लिए भाई, ये इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर के लिए। देखो इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर 0 केल्विन पर इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं, तो कंडक्शन बैंड जो है खाली है, वैलेंस बैंड पूरी तरह से भरी हुई है। लेकिन उसके बाद जब टेम्परेचर जो है बढ़ता है तो क्या होता है कि भाई जो वैलेंस बैंड है, वैलेंस बैंड में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है होते हैं, फिर कुछ इलेक्ट्रॉन टेम्परेचर बढ़ने से ऊपर पहुंच जाते हैं, तो नीचे होल डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, ये इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर 0 केल्विन पे, और ये इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर 300 केल्विन पे, इस तरह ग्राफ होता है। अब हम बात करें किसकी भाई, एन टाइप सेमीकंडक्टर की और पी टाइप सेमीकंडक्टर की। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर की कंडक्शन बैंड के अंदर आपको इलेक्ट्रॉन दिखाने को, कि हम डोपिंग करके फ्री इलेक्ट्रॉन हमेशा के लिए क्रिएट कर देते हैं, है ना। और यहाँ पर वैलेंस बैंड में तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंसी फुलफिल कर रहे होते हैं, एक दो होल भी दिखाने को, टेम्परेचर बढ़ने से कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाती है। अच्छा, नीचे क्योंकि एन टाइप इलेक्ट्रॉन में पेंटावैलेंट डोपिंग करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो है डोनेट करता है एक एटम, तो डोनर एनर्जी लेवल को जस्ट कंडक्शन बैंड के नीचे दिखाना पड़ता है। ये टेम्परेचर 0 केल्विन से बड़े टेम्परेचर के लिए है, तभी तो हमने यहाँ पर होल क्रिएट करे कोवेलेंट बॉन्ड के टूटने से। ये एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए हो गया। पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए आपको एनर्जी बैंड डायग्राम बताना है। तो देखो पी टाइप में क्या होता है कि जितने भी जो होल्स हैं
होल के कारण करंट फ्लो होता है, तो होल को हमेशा आपको वैलेंस बैंड के अंदर ही दिखाना पड़ता है। कंडक्शन बैंड में टेम्परेचर बढ़ने से कुछ इलेक्ट्रॉन जो है ऊपर पहुँच जाएँगे। ये नीचे यहाँ पर होता है एक्सेप्टर एनर्जी लेवल, क्योंकि हम इसमें एक्सेप्टर एटम को जोड़ते हैं, मतलब या कहें कि डोपिंग करते हैं ट्राइवेलेंट एटम की। अब ट्राइवेलेंट एटम है तो इलेक्ट्रॉन वो देता नहीं है, इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करता है, यानी कि वो एक्सेप्टर एटम है, ठीक है? तो ये ग्राफ आप कर लें इसमें आपका सारा काम हो जाएगा। उम्मीद करूँगा ये वीडियो आपकी हेल्प कर पा रही होगी और मैं जितना हो सकता है आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा और मदद करूँगा आपकी जितना मुझसे हो सकता है, ठीक है? मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एक ही बात कहूँगा, घबराएँ ना, टेंशन फ्री होकर के पढ़ाई-लिखाई करते रहें। थैंक यू सो मच।